हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं की यानी कि टैक्सोनॉमिक की के बारे में। आपके सिलेबस में सिंपली केवल क्या लिख दिया है की, ठीक, क्या लिख दिया है की, जो आपको हम ऊपर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल आपको लिख दिया है फ्लोरा, जो कि आपको मैंने पढ़ा रखा है। फ्लोरा के बाद आपको पढ़ना है की के बारे में। की में आपको पढ़ना है सिंगल एक्सिस की और मल्टी एक्सिस की के बारे में आपको पढ़ना है। अब सिंगल एक्सिस की हो क्या होता है और मल्टी एक्सिस की क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें आपको समझना होगा की के बारे में। ठीक, की पहले की क्या होता है, यानी कि टैक्सोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो हमको पहले समझना होगा टैक्सोनॉमी की के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? टैक्सोनॉमिक की के बारे में, कि टैक्सोनॉमिक की आखिर होता क्या है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कैटालॉग, मैनुअल और मोनोग्राफ के बारे में रिस्पेक्टिवली बताया था। यानी कि कहने का मतलब पहले मैंने आपको मोनोग्राफ, फिर आपको मैनुअल, सॉरी कैटालॉग, फिर मैनुअल, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। और उसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्लोरा, इन सब टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया था। अब आपको समझना है टैक्सोनॉमिक की आप में केवल की दिया है तो की किस में पढ़ना है? टैक्सोनॉमी में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक की। ठीक है, इसी टैक्सोनॉमिक की को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल की। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल की। तो पहले हम लोग की के एक छोटी सी डिफिनेशन समझ लेते हैं, देन इसके हम लोग प्रॉपर जो कि स्टडी इस टॉपिक पे करेंगे। तो लिखा है टैक्सोनॉमिक की आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल्स अवेलेबल टू टैक्सोनॉमिस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म। जो टैक्सोनॉमिक की है, यह एक बहुत ही यूजफुल टूल्स है। कहने का मतलब यंत्र है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही यूजफुल तरीका है। किसके लिए? टैक्सोनॉमिस्ट के लिए। कौन किसके लिए? टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट का मतलब जो टैक्सोनॉमी पे वर्क करते हैं, टैक्सोनॉमी पे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। अब यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा, टैक्सोनॉमिक की के द्वारा आप किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को, अननोन मतलब जिससे आप नहीं जानते हो, अननोन का मतलब होता है अपरिचित, जिससे आप परिचित न हो उसको कहते हैं हम लोग अननोन। तो अननोन ऑर्गेनिज्म के, अननोन प्राणियों के बारे में जानने के लिए टैक्सोनॉमिक की बहुत ही हेल्पफुल होता है, मोस्ट हेल्पफुल है। किसके लिए? टैक्सोनॉमिस्ट के लिए। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए अगर आपके पास कोई चाबी है, यानी कि की है। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास कोई की है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं की को हम लोग। सपोज करिए आपके पास कोई की है। ठीक है, ये सपोज करिए कि आपके पास क्या एक की है। ठीक, ये आपके पास एक की हो गई। अब इस की को, इस की के माध्यम से आप अगर किसी लॉक को पता लगाना होगा तो आप कैसे पता लगाएंगे? भैया आप क्या करेंगे? इस चाबी को लेंगे, हर ताले में ट्राई करेंगे, जो ताला ओपन हो गया आप कह देंगे भैया इस ताले की चाबी ये है। ठीक उसी प्रकार से टैक्सोनॉमिक की में किसी भी ऑर्गेनिज्म को पता लगाने के लिए हमें उसके दोनों कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। यानी कि हर कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। जैसे एक ताले के द्वारा, एक चाबी के द्वारा एक ताले का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी अननोन व्यक्ति के बारे में, अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए हमको क्या चीज़ की, क्या समझना होगा? टैक्सोनॉमिक की के बारे में समझना होगा, यानी कि उसके बेसिक चीज़ को समझना होगा, किसके द्वारा उस टॉपिक को हम लोग कैच कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने बताया किसी अगर ऑर्गेनिज्म को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसके उस पॉइंट को पकड़ना होगा जिससे वो प्लांट आइडेंटिफाई हो जाए कि वो प्लांट क्या है।
जैसे एक एग्जांपल आपको और देते हैं। जैसे सपोज कि ये दो सेल है, मैंने बताया कि इस सेल में सिलवाल है और इस सेल में सिलवाल नहीं है। सिलवाल क्या है? एब्सेंट है। सिलवाल एब्सेंट है और सिलवाल प्रेजेंट है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा इसमें सेल एनिमल का है, कौन सा प्लांट का है, तो आप कहेंगे सर अगर सिलवाल है तो ए प्लांट का सेल हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सिलवाल प्रेजेंट है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमको किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो हमको उस पॉइंट पे बात करना होगा जिससे प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अलग हो जाए एक दूसरे से, यानी कि वो आइडेंटिफाई कर ले उसके द्वारा, उस कैरेक्टर के द्वारा कि भैया ये प्लांट है या फिर ये वस्तु है। ठीक, या फिर कोई और एग्जांपल आपको दे, जैसे आपके पास कोई सामान है, एक जैसा आपके दो लोग के पास सामान है, आपका सामान भी सिमिलर है और किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का सामान सिमिलर है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए भैया कि आपका फ़ोन कौन है, देखने में मार्फोलॉजी बाहर बाहर से सेम है, तो आप क्या करेंगे? उसके पहले पैटर्न को खोलेंगे। अगर आपके पैटर्न से मिल गया तो आप कहेंगे भैया ये मेरा है। अगर मान लीजिए पैटर्न भी आपको पता है उसका, तो अगर आप उसके मोबाइल में आपकी फ़ोटो दिखाई पड़ी या फिर आपके नाम का कोई चीज़ आपने रखा है, कोई चीज़ छुपा के आप उसको ओपन कर दे, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये मेरा क्या है, मेरी मोबाइल है या फिर मेरा फ़ोन है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है तो हमको उस पॉइंट पे बात करनी होगी, उस कैरेक्टर की बात करनी होगी जिससे प्लांट क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, अननोन ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई हो जाए। उसी को कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक की। ठीक, तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह प्लांट किस फैमिली का है या यह प्लांट कौन सा है। ठीक है, तो आइए उसी सब पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है, तो पहले कैरेक्टर में लिखा गया है एक की शुड बी रिलेबल एंड कांस्टेंट, यानी कि अगर हम लोग किसी प्लांट को आइडेंटिफाई कर रहे हों तो अगर उसके कैरेक्टर पे हम लोग फोकस करेंगे तो उसमें ये कैरेक्टर होना चाहिए कि वो रिलेबल हो, यानी कि विश्वसनीय हो, और क्या हो, कांस्टेंट हो। कहने का मतलब स्थिर हो। कहने का मतलब बात समझ में नहीं आई, फिर से समझिए। जैसे कोई वस्तु है या फिर सपोज कीजिए कि प्लांट ही है, प्लांट का सेल है, तो क्या ये सत्य बात है कि प्लांट में सिलवाल पाया जाता है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये सत्य बात है कि प्लांट में सिलवाल पाया जाता है, वही एनिमल में सिलवाल नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है, ये विश्वसनीय है, विश्वास किया जा सकता है 100%, क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया है कि प्लांट में सिलवाल पाया जाता है। तो इसके द्वारा अगर प्लांट में सिलवाल है तो क्या होगा, प्लांट होगा, अगर सिलवाल नहीं है तो एनिमल का सेल हुआ। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये नहीं कि भैया सिलवाल है, कभी कभी एब्सेंट हो जा रहा है सेल में, उसी से वही सेल है 10 मिनट के लिए है या फिर कुछ टाइम के लिए है, फिर वो एब्सेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पहला कैरेक्टर यही कहता है कि वो क्या हो, रिलेबल हो, विश्वसनीय हो, और क्या हो, कांस्टेंट हो। कहने का मतलब स्थिर हो। दूसरा है इट कैन बी यूज्ड विथ इजी एंड सर्टेनली ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट। नेमिंग ए प्लांट। कहने का मतलब इट कैन बी यूज, यानी कि इसका उपयोग हम लोग प्लांट के नेमिंग के लिए, प्लांट के नामकरण के लिए, कहने का मतलब निरंतर नामकरण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग, जैसे कोई प्लांट है तो उसका परमानेंट वही नाम रहे, उसके लिए सेकंड की का उपयोग करते हैं। यानी कि इस लाइन की बात की जाएगी, यानी कि की का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जो प्लांट है उसकी नामिंग निरंतर वही रहे, इसलिए हम लोग टैक्सोनॉमिक की का उपयोग करते हैं। तीसरा है इट शुड इम्प्लाई माइक्रोस्कोपिक ऑफ ऑब्जर्वेबल करेक्टर। कहने का मतलब, इसका मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति इस करेक्टर को देखना चाहे तो वह माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकता है।
कहने का मतलब जैसे भैया आपने बताया कि प्लांट में सिलवाल है, तो क्या सिलवाल है उसको जो भी कोई अगर एम्प्लॉय है जिसको नहीं विश्वास हो रहा है कि नहीं ये करेक्टर नहीं हो सकता है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा उस करेक्टर को भी देख सकता है। ठीक है। फोर्थ है स्टेटमेंट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो बातें बताई जाए टेक्सोनॉमी की के लिए वो हमेशा सत्य होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉपलेट शुड बी आइडेंटिकल एंड सेकेंड पार्ट कॉपलेट पार्ट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। ये बताया कि जो टैक्सोनॉमिक की होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉपलेट का, COPLET कॉपलेट। सेकेंड पार्ट होता है कंट्रास्टिंग। कहने का मतलब जो फर्स्ट पार्ट कॉपलेट होगा वो कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। और दूसरा नाम क्या होगा, कंट्रास्टिंग, यानी कि अदल बदल सकता है। जैसे आपने बहुत सारे फैमिली देखते होंगे, बहुत सारे फैमिली में यानी कि जीनस है, उस जीनस में बहुत सारे प्लांट है, तो उसका जो जीनस नेम होता है वो सेम होता है, फैमिली नेम चेंज होता है। तो वही बताया गया कि उसका जो आइडेंटिकल नेम, कहने का मतलब कॉपलेट नेम होगा जिससे आप पहचान करें कि ये क्या है, ये प्लांट है। और उसका जो सेकेंडरी नेम होता है कॉपलेट कंट्रास्टिंग, वो कंट्रास्टिंग हो सकता है, वो बदल सकता है। जैसे आप देखते होंगे ब्रेसिका नाइग्रा, क्या देखते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंपेस्टी। ये क्या है, मस्टर्ड की वैरायटी है। मस्टर्ड यानी कि सरसों की वैरायटी है जिसमें एक पीली सरसों, एक रेड, एक ब्लैक सरसों होती है। तो मस्टर्ड सॉरी ब्रेसिका दोनों में है, एक में ब्रेसिका नाइग्रा है, एक ब्रेसिका कंपेस्टी। तो ब्रेसिका सेम है लेकिन जो स्पीसीज का नाम है कंपेस्टी और नाइग्रा वो चेंज है। तो पहला लेटर सेम होना चाहिए और दूसरा लेटर बड़ा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट लिखा है इनिशियल वर्ड ऑफ कॉपलेट रेफर टू प्लांट, वो आर प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट यानी कि रूट स्टेम लीफ। जो पहला लेटर होता है प्लांट का यानी कि, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉपलेट का, ये जो पहला लेटर होगा कॉपलेट का वो किसके लिए होता है, ये प्लांट के लिए या फिर प्लांट पार्ट को डिपेंड करता है, निर्धारित करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। उसमें आपका रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ होता है और फ्लावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनिशियल वर्ड ऑफ ईच लीड स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट मस्ट बी सेम। जो पहला लेटर होना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट का, कॉपलेट का, वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बोथ रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर यूज्ड इन द कॉपलेट। यानी कि आप कॉपलेट में यानी कि जो पहला लेटर होता है उसमें आप रिप्रोडक्टिव प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी यूज कर सकते हैं और वेजिटेटिव पार्ट को यूज कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, फ्लावर होता है, मेल फीमेल फ्लावर होता है, और वेजिटेटिव पार्ट पे रूट स्टेम लीफ हो सकता है। तो आप इसमें से किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ कॉपलेट इन प्लांट व प्लांट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द डिस्क्रिप्टिव। जो प्लांट का पहला पार्ट होता है कॉपलेट, वो प्लांट के किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताता हो, यानी कि उसके लिए प्लांट के बारे में बताता हो, और दूसरा क्या होता है उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हुए उसकी और भी चीज़ें को, यानी कि जो दूसरा वर्ड होगा प्लांट का सेकेंड पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया। ठीक है। और जो पहला पार्ट है वो कॉपलेट के बारे में बताया, यानी कि प्लांट के बारे में बताया। तो वही एग्जाम्पल दिया गया है कॉपलेट ऑफ ए की मे बी नंबर 1 to 3 और लेटर ABCD। यानी कि कॉपलेट में जो नंबर हो सकते हैं जैसे ABC हो सकता है, और कॉपलेट यानी या फिर लेटर भी हो सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक की क्या है आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ की, यानी कि जो की होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्सेस की या सीक्वेंशियल की, या क्या डाइकॉटमसली, या फिर आप कह सकते हैं डाइकॉटोनमस की हो सकता है। ठीक है, डाइकॉटोनमस की या फिर सीक्वेंशियल की या फिर सिंगल की हो सकता है। दूसरा मल्टी एक्सेस की या मल्टी एंट्री की या फिर पॉलीक्लेव की।
तो की जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग सिंगल एक्सिस की और मल्टी एक्सिस की के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मल्टी एक्सिस की क्या होता है और सिंगल एक्सिस की क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके स्टूडेंट कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, आपकी प्रीवियस 2022 में भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, किस सेमेस्टर की, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी और बॉटनी की तैयारी कराई गई थी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी की तैयारी कराई गई थी, जिसमें जूलॉजी की भी पीडी यानी कि लेक्चर पढ़ाए गए थे और बॉटनी की। अगर इस चीज़ को आप लोग को हम यूट्यूब पे दिखाएं तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है बीएससी बायो वाला। जैसे आप बीएससी बायो वाला सर्च करेंगे तो आपको ऐसा एक चैनल दिखाई पड़ेगा बीएससी बायो वाला का। ठीक है, जब आप उस चैनल पे जाएंगे तो कुछ इस फॉर्म में वहाँ पे दिखाई पड़ेंगी चीज़ें। तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे जो कि यहाँ पे दिखाया गया है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे। प्लेलिस्ट पे जाएंगी तो आपको सबसे लास्ट में थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी यानी कि बॉटनी 2022 का और जूलॉजी 2022 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो बॉटनी के 2022 के प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट तैयारी कराई है बॉटनी के। जो भी टॉपिक्स हमें जहाँ तक लगा, जो भी टॉपिक्स छूट गए हैं उस टॉपिक को हम लोग एक बार फिर से रिवाइंड कर रहे हैं, फिर से पढ़ाई जा रही है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बॉटनी की जो स्टार्टिंग की क्लास होगी, इसमें कुछ क्लासेस हो सकती है कि क्लियर न दिखाई पड़े, लेकिन जो भी चीज़ें बताई गई हैं एकदम अच्छे ढंग से सही तरीके से बताई गई है। ठीक है, ये जूलॉजी की हो गई, इसमें कंप्लीट तैयारी कराई गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले यूनिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, लगभग 8 लेक्चर में। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, कितने लेक्चर में, तो लगभग इसमें भी कुछ लेक्चर लिए गए, 11 लेक्चर तक इसमें बातें की गई है। फिर आपका थर्ड लेक्चर आ जाता है यानी कि थर्ड यूनिट, जिसमें आपको बताया गया है, थर्ड यूनिट में आपके फैमिली के बारे में है, उसके बारे में बताया गया है। फिर आपका जो कि सेकेंड यूनिट का कुछ टॉपिक छूट गया था उसको बताया गया है। ठीक है, और कुछ फर्स्ट यूनिट के भी टॉपिक वहाँ पे बताए गए थे। देन आपका आ जाता है फोर्थ यूनिट, थर्ड फिफ्थ यानी कि 1 2 3 4 ये चारों कवर हो गए। फिर थर्ड यूनिट, उसके बाद आपके फोर्थ यूनिट, सॉरी फिफ्थ के बाद सिक्स यूनिट और 7 यूनिट, साथ साथ 8th यूनिट को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8th यूनिट के बारे में भी बताया गया है, यानी कि सारे यूनिट के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया गया है। ये बातें हो गई। नेक्स्ट आ जाता है आपका जूलॉजी का। तो आप देख सकते हैं कि जूलॉजी का प्लेलिस्ट है बीएससी थर्ड सेमेस्टर 2022 का, जिसमें आपको कुछ फर्स्ट यूनिट कुछ के बारे में टॉपिक बताए गए हैं, कुछ सेकेंड यूनिट के टॉपिक को बताए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फर्स्ट सेकेंड यूनिट के बारे में टॉपिक बताए गए। फिर आपको डायरेक्टली 8 लेक्चर के बाद आपको बताए गए हैं किस यूनिट के बारे में। फिर उसके बाद आपको बताए गए हैं 5वें यूनिट के बारे में, जिसमें माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको 5 यानी कि 5वें जो है कि लेक्चर यानी कि यूनिट के बारे में बताया गया है। देन 6 यूनिट के बारे में बताया गया है। 6 के बाद आपको 7th यूनिट के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपका 7th यूनिट स्टार्ट हो गया है। 7th यूनिट के बारे में बताया गया है। देन आपको 7th यूनिट के बाद 8th यानी कि 8वें यूनिट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपके लगभग 5, ठीक है, 5वां नंबर, 6, 7 और 8, यहाँ पे ये 4 यूनिट कवर किए गए हैं। और इस ईयर 2023 में आपके 2 यूनिट अभी तक कवर हो चुके हैं, पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा आपका यूनिट बचता है, जिसको आपको पढ़ा करके ये सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। और उसके बाद जो आपका 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां लेक्चर बचता है, वो आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 के प्लेलिस्ट से सारी चीज़ को कवर करनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी बॉटनी की कंप्लीट तैयारी। तो थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासेस चली हैं, केवल उस क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं फिर से क्लासेस को, वही क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है जो क्लासेस
हमें लगी कि हमने जो कि कम कंटेंट दिया है या नहीं पढ़ाई है। जो चीज़ों को नहीं पढ़ाया गया है उसको फिर से पढ़ाया जा रहा है, पुराने टॉपिक को भी पढ़ाया जा रहा है उस पर नए कंटेंट को ऐड करके। तो ये रहा पूरा किसके बारे में, थर्ड सेमेस्टर के बारे में। अगर उसके अलावा भी आपके कोई क्वेरीज आते हैं पीडीएफ को लेकर के, पीडीएफ लेक्चर को लेकर के कोई डाउट्स आते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। किसके साथ मिलेंगे, हम आपके साथ सिंगल एक्सिस की के बारे में। सिंगल एक्सिस की के बारे में प्रीवियस ईयर नहीं बताया था। और स्टूडेंट आप अपने सारे एक बार लेक्चर को कवर कर लीजिए जूलॉजी और बॉटनी के। जैसे भी आपको कोई भी क्लासेस आती है थर्ड सेमेस्टर की या फिफ्थ जूलॉजी या बॉटनी थर्ड सेमेस्टर की, तो आप अगर वो चीज़ जो पढ़े वो चीज़ आती है तो आपको उसको समझने में आसान होगा। अगर नई चीज़ आती है तो आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार आपको ये 78 वीडियोज़ हैं मैं, और इसमें 38 वीडियो, तो लगभग 8 वीडियोज़ क्या है 1 से लेकर के 4 यूनिट के हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप 8 यूनिट के बाद यानी कि 8वें नंबर के बाद जो भी सारे लेक्चर हैं यानी कि 30 लेक्चर आप वहाँ से कवर कर लीजिए और 78 लेक्चर यहाँ से, तो लगभग आपके लगभग 90 या फिर आप कह सकते हैं कि 98 या फिर 90 जो है कि 6 लेक्चर होगा आपका। आप उन सारे लेक्चर को देख लीजिए, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको सिंगल एक्सिस की के बारे में बताएंगे।